हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल हमने 21 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम 22 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए कि कौन से जो देश है वो वाइमर ट्रायंगल में शामिल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो वाइमर ट्रायंगल है उसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन तीनों देश शामिल हैं और इसकी जो स्थापना है वो 1991 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा क्यों हुई थी। यूरोपीय देशों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, मतलब 2, 4, 5 किसमें है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ के मिशन एस्पाइट्स का प्राथमिक उद्देश्य है? तो मिशन एस्पाइट्स का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है ईरान समर्थित हूती हमलों से लाल सागर में जहाज़ों की रक्षा करना। याद रखिएगा ना, मिशन एस्पाइट्स जो है वो किसका है? यूरोपीय संघ का मिशन है और उसका उद्देश्य है लाल सागर में जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती हमलों से बचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, फिर देखिए ग्रे जोन वारफेयर। ग्रे जोन वारफेयर क्या है? तो ग्रे जोन वारफेयर जो है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है कि इसका जो सामान्य अर्थ है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच मौजूद एक अस्पष्ट नीति है। इसमें अक्सर साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और आर्थिक दबाव क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है कि किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट अभ्यास डिजाइन किया है? तो ये कौन सी कंट्री ने किया है? सॉरी, किस संगठन ने किया है? वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बेसिकली डीआरडीओ की एक मतलब डीआरडीओ की एक योजना है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि यह विशेष रूप से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए निर्मित किया गया है। कौन सा योजना? तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है वह विशेष रूप से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए निर्मित किया गया है। ये सही है। फिर लिखा है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना पहल कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फिर यह कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो चयनित पायलट जिलों में महिलाओं की कम से कम 40% भागीदारी सुनिश्चित करने, मतलब इसका उद्देश्य है कि पायलट जिलों में महिलाओं की कम से कम 40% भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, ये हमारा गलत है। मैंने बताया ना कौन से मंत्रालय के तहत है ये? कौशल विकास मंत्रालय। ठीक है, प्रतिभूतिय अपीलीय अधिकरण यानी कि सेट। ठीक है, यह सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय है और इस अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाती है। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है वो वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण जारी करता है? तो वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वह जारी करता है हमारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण। ठीक है, कौन सा मंत्रालय मैंने बोला? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संगम डिजिटल ट्विन पहल से रिलेटेड है जिसमें दो स्टेटमेंट है, ये दोनों को पढ़ते हैं। लिखा है संगम डिजिटल ट्विन जो है उसे आवासन शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो संगम डिजिटल ट्विन है उसे हम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वो कौन सा मंत्रालय? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। फिर है यह पहल डिजिटल ट्वीन प्रौद्योगिकी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं 5G योजना के साथ जोड़ती है जिससे कि बुनियादी ढांचे की योजना में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग क्या है, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग ना, उसके बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग है उसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 1963 में की गई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि कब किया गया था, 1963 में किया गया था, ये याद रखना है। प्लस इसमें WHO था, ना कि WTO, WHO था, याद रखिएगा, WHO प्लस खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, ना कि WTO। ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हमारा एक रॉन्ग हो गया तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS नीति के विषय में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा है कि किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए NBS नीति जो है वो 2010 में शुरू की गई थी और इसे वित्त वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। फिर लिखा है कि इसे उर्वरक आदेश 1985 के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी किया जाता है, ठीक है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। लिखा है NBS यूरिया सहित सभी प्रकार के उर्वरकों पर लागू होता है, तो ये हमारा एक्सट्रीम सेंटेंस है और ये रॉन्ग भी है, ठीक है, क्योंकि जो NBS नीति है ना वो यूरिया को कवर नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि यूरिया के लिए क्या होता है, सरकार अलग से उस पर सब्सिडी देती है, ठीक है, और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में यूरिया शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस स्मार्ट शहर ने दिसंबर 2023 तक अपनी 100% परियोजनाएं पूरी कर ली है, तो मदुरै, ऑप्शन नंबर डी, मदुरै, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मदुरै ने दिसंबर 2023 तक अपनी 100% परियोजनाएं पूरी कर ली है, ठीक है। फिर अब प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म लघु उद्यमों को जल कृषि बीमा एवं मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। फिर योजना का 50%, याद रखिए 50% वित्त पोषण सार्वजनिक वित्त से आएगा, जिसमें कि विश्व बैंक, फ्रांसीसी विकास एजेंसी जैसे बाहरी एजेंसियां शामिल होंगी, ये भी सही है। फिर लिखा है वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2029-30 तक 6 वर्षों की अवधि में केवल तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये एक्सट्रीम सेंटेंस है, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो आपको ट्रिक्स बताया है ना, वो ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 50% क्वेश्चन सही होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो एक बार आप जब टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उस ट्रिक को फॉलो करके देखिए। देखिए अब क्या लिखा है कि उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रों को भारत में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। तो आपको पता है कि 100% जो विदेशी निवेश है वो हमारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में है, बाकी बीमा और रक्षा के क्षेत्र में तो हमारा 74% तक की FDI की अनुमति है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट दिए हैं ना, दोनों पे विचार करना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में उन्नत नगरीय नियोजन प्रणाली थी, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। फिर हड़प्पा शहरों में जल निकासी व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण अक्सर जल भराव होता था, ये हमारा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा शहर में जल निकासी व्यवस्था बहुत सुविकसित थी, ठीक है, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये सही और ये गलत। फिर आप देख लीजिए हड़प्पा स्थलों एवं उनके महत्व के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा के साइट है और ये उनके महत्व है, ये मैच कर लेते हैं। लिखा है लोथल, लोथल का महत्व था कि जहाज बनाने का स्थान था। और कालीबंगा का क्या महत्व था, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। और धौलावीरा का क्या महत्व था, तो धौलावीरा से जल के भंडार मिले हुए, ये तीनों ही क्या है, सही सुमेलित है। इस तरह से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को धन का प्रमुख साधन माना जाता था, सही है। ऋग्वैदिक काल मुख्यतया स्थायी कृषि पर निर्भर था। देखिए
कृषि होती ज़रूर थी लेकिन मुख्यतः कृषि पर निर्भर नहीं था, बल्कि जो ऋग्वैदिक समाज है ना वो पशुपालन पर निर्भर था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के विषय में एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि अशोक ने अपने लोगों के लिए धम्म को एक नैतिक और नैतिक दिशा निर्देशों के रूप में बढ़ावा दिया, ये सही है। और स्टेटमेंट 2 है कि अशोक के धम्म को उसके प्रशासन द्वारा बलपूर्वक लागू किया गया था, तो ये गलत है, बलपूर्वक लागू नहीं किया गया था, तो ये सही है, ये हमारा रॉन्ग है। फिर देखिए संगम युग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक साइड पे साम्राज्य दी हुए हैं और दूसरे साइड पे पूंजी दी हुई है। देखिए चोल साम्राज्य की जो पूंजी थी पुहार, पांड्या की मदुरै और चेर की वांची। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से करेक्ट आंसर मैंने क्या बताया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, सही है। और इस काल में विज्ञान, साहित्य और कला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, ये भी हमारा सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अशोक के शिलालेखों के संबंध में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि वे मुख्यतः प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। फिर कुछ शिलालेख जो है वो ग्रीक और अरामी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, ये भी हमारा सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पलासी की लड़ाई जो कि हमारा 1757 में हुई थी, उसके विषय में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ये भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत थी। याद रखिएगा कि जो पलासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी वह क्या थी, ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत थी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर नवाब की सेना कमांडर मीर जाफर ने युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, ये भी सही है। फिर इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय शक्तियों से कोई महत्वपूर्ण प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ा, गलत है, प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हड़प नीति सिद्धांत के विषय में क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि हड़प नीति का जो सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था ना, बिल्कुल सही किया था। फिर उसके बाद देखिए फिर लिखा है कि इसने भारतीय शासकों के दत्तक उत्तराधिकारियों को राजगद्दी के अधिकार से वंचित कर दिया था, ये भी सही है। फिर है इसी सिद्धांत को लागू करके झांसी पर कब्जा कर लिया गया था, ये भी सही है। तभी रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र नहीं होने की वजह से क्या हो गया था, दत्तक पुत्र को तो मान्यता नहीं दी गई थी ना, और उन्होंने जो जिसको गोद लिया था उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। तो इस तरह से ही झांसी पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ये इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने की थी। कौन से सन में की थी बताइए, बिल्कुल सही 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर देखिए किस नेता ने केरल में वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा केरल में वैकोम सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, के केपलन ने किया था। और याद रखिएगा कि 2024 को वैकोम सत्याग्रह की 1 शताब्दी पूरी हो गई है। मतलब वैकोम सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, 1924 में, क्योंकि 2024 में 1 शताब्दी पूरी हो गई है वैकोम सत्याग्रह की, जो कि कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता है वो हमारे के केपलन थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विषय में क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारतीय भाषाई प्रेस की स्वतंत्रता को दबाना था। इस अधिनियम से अंग्रेजी भाषा के समाचारों को छूट दी गई, सही है। इस अधिनियम को वर्ष 1882 के लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है उसको लॉर्ड लीटन ने शुरू किया था, याद रखिएगा लॉर्ड लीटन ने शुरू किया था और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, उसको निरस्त कर दिया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए? क्यों इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। फिर दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। इस तरह से जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर सन पूछता है आत्मसम्मान आंदोलन का, तो सन कौन सा हो जाएगा? 1925 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1925 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए असहयोग आंदोलन 1920 के विषय में क्वेश्चन है कि यह आंदोलन रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था, तो ये सही है। मार्च 1922 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, सही है। चौरा चौरी की घटना के बाद आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया, ये भी हमारा सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी समूह के विषय में एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक साइड पे क्रांतिकारी समूह दिए हुए हैं और दूसरे टाइप पे क्या दिया हुआ है कि उसके संस्थापक या नेता कौन थे। देखिए अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो सतीश चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अजय घोष ने की थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, तीनों ही क्या है? सही सुमेलित है। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि इसने सरकार को राजद्रोह के संदिग्ध व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की अनुमति दे दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड इस अधिनियम के विरुद्ध विरोध के प्रत्यक्ष परिणाम में हुआ था। फिर व्यापक विरोध के बाद क्या किया गया कि रॉलेट एक्ट को तत्काल निरस्त कर दिया गया। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जो रॉलेट एक्ट था जो कि 1919 में आया था उसको तत्काल निरस्त नहीं किया गया था, बल्कि कब निरस्त किया गया था बताइए? उसको हमारा 1921 में निरस्त किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारा ये और ये ऑप्शन बचता है। और फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिससे पता चल रहा है कि हाँ वो सही है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हम निकालेंगे ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो उद्देश्य था ना वो पश्चिमी शैली की शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम शिक्षा का आधुनिकीकरण करना था, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दो क्वेश्चन रेडी हो रहा है। सबसे पहले ये कि अलीगढ़ आंदोलन किसने